नमस्कार दोस्तों। आज है 9 जनवरी और आज के जो प्रमुख आर्टिकल हैं न्यूज़ के उन्हें देखते हैं। तो पहला आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि भारत में जो तटरेखा है उसका पुनर्गणना हुई है। तो जो हम जानते हैं कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र में हम किलोमीटर पढ़ते थे अभी तक 7500 किलोमीटर। उसकी बताया गया है कि उसकी पुनर्गणना हुई है। तो भारत की जो तटरेखा 1970 में ये नापी गई थी, तो 7516 किलोमीटर थी। अब 23-24 में उसका आकार बढ़ के 11,000 किलोमीटर हो गया। 11,098 मतलब 11,100 के आसपास कह सकते हैं किलोमीटर कर दिया। मतलब ये 53 वर्षों में 48% की वृद्धि हुई है। तो ये बहुत बड़ी वृद्धि है। तो सबसे पहला क्या समझ में आया कि जो तटरेखा है उसकी लंबाई भारत में 48% की वृद्धि हो गई है। 7516 से 1100 किलोमीटर के आसपास हो गई है। अब भारत की जो तटरेखा है उसे दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। नॉर्मल हम क्या जानते हैं कि जो तट हैं वो टोटल 7516 हैं, और इसमें से 6100 क्या है भारत की स्थलीय सीमा है, और 1312 क्या है भारत की जो द्वीप है, आइलैंड है, उनकी तटीय रेखा है। कुल मिला के 7500 होती है। पर अब क्या हुआ है, ये हो गई है 11,000 है। तो ये है। तो इस वृद्धि के कारण क्या हो गया है, कारण राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र के मापन के लिए नई पद्धति का उपयोग किया गया है। तो क्यों है ये ज्यादा क्षेत्र हो गया है, क्योंकि हमने समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया है। ये पद्धति जटिल तटीय जो संरचना है, जैसे खाड़ी, ज्वार और निवेशिका, मतलब ये काफी जो खाड़ी वगैरह होती हैं, ज्वार या ज्वारान्मुख होते हैं, झीलें वगैरह, उन्हें मापती है। जो पुराने में उन्हें नहीं मापा जाता था। मतलब अगर कहीं पे ऐसी कोई खाड़ी टेढ़ा है, पहले उसे सीधा माप लिया जाता था। अब उस एरिया को टेढ़ा मापेंगे तो ज्यादा किलोमीटर हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी लंबाई कैसी हो गई है, ज़्यादा दिखेगी हमें। तो अब थोड़ा चेंजेस भी आए हैं। चेंज क्या है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब पश्चिम बंगाल का एरियाई मैप में अगर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल डेल्टा वाला एरिया है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे तटरेखाएं ज़्यादा होती हैं। पहले उन्हें सीधा मापा जाता था, अब जो अगर उन्हें टेढ़ा जिक्सॉ में मापा जाएगा तो होगा क्या, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होगी परसेंटेज वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। तो इसकी वृद्धि हुई है, 357% दर्ज की गई है। जबकि केरल में क्या हुआ है, सबसे कम वृद्धि हुई है 5%। मतलब केरल में वृद्धि हुई है पर केवल 5% की। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, पश्चिम बंगाल में। पौंडुचेरी में एक अलग सी चीज देखी गई है कि पौंडुचेरी की तटरेखा कम और हो गई है 5 किलोमीटर। तो पौंडुचेरी है, उसकी तटरेखा कम हुई है। तो यही दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला होगा, पश्चिम किस राज्य की सबसे ज्यादा बड़ी है, तो पश्चिम बंगाल। क्यों, क्योंकि हमें पता है वो जिक्सो टाइप का है वहाँ पे एरिया, और तट वो नदियों का डेल्टा बनाती हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा होगा। तो ये सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है, पर वृद्धि हुई है केरल में। पौंडुचेरी में क्या अलग चीज है कि पौंडुचेरी में 5 किलोमीटर कम हुआ। अब गुजरात की स्थिति देखते हैं। क्यों गुजरात विशेष है, क्योंकि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा है वो क्या है, सबसे लंबी है। तो गुजरात ने अपनी बरकरार रखा है, ये टॉप पे आज भी है। पर इसके बाद एकदम से चेंज आ गया है। अभी तक हम पढ़ते थे क्या, आंध्र प्रदेश तटरेखा में कौन सा था, सेकंड नंबर पे हुआ करता था आंध्र प्रदेश। अब वो सेकंड नंबर किसने ले लिया है, तमिलनाडु ने ले लिया है। और आंध्र प्रदेश अब तीसरे नंबर पे हो गया है। तो तटरेखा में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो अभी तक हम 7500 देखते थे, उसमें अगर पूरब और पश्चिम का पूछ ले तो कैसे रहेगा। मतलब 7500 तो नहीं रही है, पर पूरब पश्चिम में किसकी ज्यादा होती है, तो 2600 इधर का था, पूर्वी क्षेत्र का, और 1600 पश्चिमी क्षेत्र का था। अब नॉर्मल सी बात है, 2600 और 1600 6100 तो होते नहीं है। तो 6100 नहीं होते, फिर ये कैसे हो गया 6100 किलोमीटर भारत की। तो इसमें जो ये 1600 और 2600, इसमें भी क्या है, छोटी छोटी जो खाड़ियाँ झीलें होती हैं वो नहीं मापते थे। ये सीधे तरीके से 2600 निकाल दिया जाता था। तो ये पुराना वाला डाटा था। तो इसमें चेंज आया है। अगला एक जो न्यूज़ है वो है गरुड़ाक्षी का। तो गरुड़ाक्षी करके है, ये संस्कृत टाइप का शब्द लगेगा। तो गरुड़ाक्षी कर्नाटक में क्या है कि गरुड़ है ना, गरुड़ दो गरुड़ पक्षी होते हैं। तो कर्नाटक के वन्य जीव जो अपराधों को अंकुश लगाने के लिए ऑनलाइन एफआईआर है।
तो गरुड़ाक्षी, तो आक्षी मतलब आँख से देखने के लिए, अक्षी से तो आँख वाला हो जाएगा, और गरुड़ की नज़र से ऊपर से। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में जो अपराधी अगर अपराध कोई करेगा तो गरुड़ाक्षी ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है एफआईआर का। तो ये है, तो एफआईआर इससे हो जाएगी। तो बस इतना याद रखना, गरुड़ाक्षी किस राज्य में है, कर्नाटक में। क्या करेगा, जो वन्य जीव को अपराध करेगा वो उस पर एफआईआर हो जाएगी। अगला है एक अंजी खड़ पुल। अंजी खड़ पुल क्या है, तो भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है। केबल स्टेड रेल पुल, तो केबल स्टेड का मतलब ऐसा ही केबल लग के ये बना है चारों तरफ से, तो केबल बना के लगाया है। तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर एरिया में है। श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक है, और ये है किसका, रेल चलेगी इस पर। तो रेल लिंक का लगभग 1 किलोमीटर से कम है, तो 725 मीटर का है। अंजी क्यों इसके नाम में है, अंजी खड़, तो अंजी नदी है यहाँ पे जो चिनाव की सहायक है। तो पूछ लेगा अंजी, तो अंजी चिनाव की एक सहायक है। तो कहाँ पे, श्रीनगर और बारामूला वाले एरिया में है ये। अगला है ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यदक्षता का शुभारंभ। तो ई श्रम पोर्टल पर भाषणी परियोजना, एक बार हम ये आ चुका है न्यूज में। भाषणी परियोजना क्या करता है, ये भाषाओं को ट्रांसलेशन के लिए एआई टेक्नोलॉजी है। तो ई श्रम जो पोर्टल होता है वहाँ पे 22 भाषाओं में वो उपलब्ध होगा। तो वो अभी तक क्या था, केवल हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी में ही था, वो 22 भाषाओं में सभी में हो जाएगा। तो ये, तो भाषणी परियोजना कब चली थी, 2022 में चली थी। मैती की है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाला है। तो ये है। अगला भाषणी के बारे में, एआई टूल है, तो ये भाषाओं के बाधाओं को दूर करने के लिए। अगला एक आर्टिकल है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो पीपल एंड प्लेनेट क्या है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस, ग्लोबल एनर्जी के लिए अलायंस है, फॉर पीपल एंड प्लेनेट है। तो GEAPP, GEAPP, तो ये क्या है, GEAPP जो है वो, और ISA जो अपना सौर संगठन है ने उच्च प्रभावी वाली सौर ऊर्जा को समर्थन के लिए $100 मिलियन के कोष के लिए एक समझौता किया है। तो GEAPP प्लस में अपना ISA, ये इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, $100 मिलियन का एक कोष पे समझौता किया। घोषणाएं क्या होंगी इसकी, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटी फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, तो एनर्जी को ट्रांजिशन के लिए है। तो अगला भी ऐसा ही है कि एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन के लिए। इसके लक्ष्य क्या है, जीईए के, तो इसका 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना। कितने, 1 बिलियन लोगों को, तो 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना है, और 1.5 मिलियन लोगों को हरित रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्हें किससे, हरित रोजगार से जोड़ना है। ऐसे क्षेत्र, मतलब हरित रोजगार का मतलब ऐसे क्षेत्र हैं कार्बन उत्सर्जन ना होता हो या बहुत कम होता हो। अगला है 4 बिलियन टन ऊर्जा का उत्सर्जन। तो मेन है कि जीएपी के लक्ष्य क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और ज्यादा लोगों तक ऊर्जा। अब इसके बारे में देखें, जीएडब्ल्यूपी के बारे में, तो एक वैश्विक और सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा के ट्रांजिशन को बढ़ावा देना। अब ये पेपर में पूछा जा सकता है घुमा के कि इसका उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों में है या सभी देशों में, दुनिया के, नहीं किस में, ज्यादातर क्या है, विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना और उन्हें आसान बनाना किसका, इसका लक्ष्य होगा। तो फोकस क्या है, वही नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचना, सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला एक आर्टिकल है कांडला पोर्ट को लेकर। तो कांडला पोर्ट के लिए क्या इंपोर्टेंट चल रहा है, तो केंद्रीय जो अपना जो पोर्ट मिनिस्ट्री है, तो पत्तन और पोत में जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने कांडला बंदरगाह की दक्षता को बढ़ाने के लिए पहल की घोषणा की है। वैसे हम जानते हैं कि कांडला पोर्ट भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से है, एक है। तो कांडला पोर्ट की और दक्षता बढ़ाई जा रही है। निर्माण देखें 1950 में हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि ये गुजरात में है कांडला पोर्ट। अब गुजरात में कांडला पोर्ट है, तो गुजरात के पास यहाँ पहले कराची हुआ करता था, मतलब जब पाकिस्तान भारत में ही था, तो कराची पोर्ट से ही भारत का ट्रेड कॉमर्स हुआ करता था सब इस साइड का। हुआ क्या, जब कराची चला गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद भारत में उसके पास कोई एरिया में डेवलप करना था, तो क्या कर दिया गया, कांडला पोर्ट को स्थापित किया गया था। अब इसका नाम बदल गया है 2017 से, अब क्या नाम है, दीनदयाल बंदरगाह। तो क्या नाम हो गया, दीनदयाल बंदरगाह। है कहाँ पे, गुजरात के कच्छ वाले एरिया में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इधर सब है। इसके बाद है यहाँ पे एक एशिया का पहला क्या बना था, भारत और एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था कांडला में ही। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, यहाँ पे विशेष टैक्स वगैरह कम होते हैं, व्यापार की छूट होती है, तो थोड़ा अलग तरीके से इन एरिया को ट्रीट किया जाता है। तो
कांडला पोर्ट का मैप देख लेना है, या इसे कह सकते हैं अब क्या, दीनदयाल पोर्ट जो है, तो दीनदयाल या कांडला पोर्ट यही वाला है। इसके अलावा इस मैप में कई सारे अपने और पोर्ट दे दिए गए हैं, जैसे एन्नौर, चेन्नई, ये कैसे हैं, कृत्रिम है। बाकी कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम जो भारत के मुख्यतः 12 और अभी 2 और जुड़ गए हैं, 14 पोर्ट हो गए हैं। अब अगला है भारत पोल पोर्टल, ये हमने एक दो बार आर्टिकल में भी किया है इसे। तो ये पता है कि भारत की पुलिस और इंटरपोल के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए है ये। तो अभी तक क्या होता था, पुलिस को पहले बड़े स्तर पे बताना पड़ता था, फिर इंटरनेशनल स्तर पे जाएगा अगर उनके कोई राज्य की बात है। अब सीधे पुलिस क्या करेगी, भारतीय पुलिस पोर्टल पे सीधे डाल सकती है अपनी बात को, कि भारत मतलब यहाँ का कोई व्यक्ति अगर विदेश में भागा है या कोई अपराध किया है, तो सीधे इंटरपोल के पास वो जा सकता है। तो अपना सीबीआई ने बनाया था इसका। और इंटरपोल क्यों फेमस होता है, तो इंटरपोल को दुनिया की पुलिस कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आतंकवाद, तस्करी, सारे अपराधों से लिए लड़ेगा ये। स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी, तो काफी पुरानी संस्था है। 1923 में 100 वो 1956 में इसका भारत सदस्य बना था। इसका मुख्यालय एक इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के लियोन में है। तो फ्रांस में है इसका मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय। उसके बाद भाषाएं हैं तो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे अरबी है, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है, वही यूनाइटेड नेशंस में भी भाषाएं हैं। अगला है संगठनात्मक, तो महासभा जो इंटरपोल की होती है वही मेन डिसीजन लेती है। तो ये हो जाएगा इसका। अगला, इसमें ऐसे कई प्रकार के कलर के हिसाब से नोटिस लगाए जाते हैं, तो रेड नोटिस है, ब्लू ऐसे करके। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा नोटिस किस कलर का है। अगला 18वां है प्रवासी भारतीय दिवस। तो मेन इंपोर्टेंट हो जाएगा पहला तो, कि कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था, तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। तो इसमें 70 देशों के 3000 प्रतिनिधि आ रहे हैं। और कहाँ हो रहा है इस बार, उड़ीसा में हो रहा है ये। मेन जो अपने मुख्य अतिथि हैं वो कौन है, त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, कि क्रिस्टीना वो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो कंगालू है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू करके हैं, ये मुख्य अतिथि हैं। 2003 से ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जी जब भारत आए थे, तो 2003 से। फिर इसे बाद में 2 बार से कर दिया गया है अभी तो ये। अब इसमें होता क्या है कि उद्देश्य क्या होता है, इस दिन भारतीय कोई प्रवासी हो या जिसने ऐसा कोई अच्छा काम किया गया हो, उसे क्या करती है सरकार, उसे सम्मानित करती है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, विकसित भारत में प्रवासी योगदान। तो विकसित भारत बनना है, 1947 तक हमारा लक्ष्य है, तो अब वो 2047 तक। तो अभी से क्या किया गया है, 2047 में विकसित भारत बनेगा, तो उसमें प्रवासियों का योगदान चाहिए, तो ये वाला है। अब त्रिनाद एवं टोबैगो के बारे में देखें, जो तो ये अटलांटिक महासागर में और वेस्ट इंडीज का ही ये पार्ट एक देश है। और यहाँ पे एसफॉल्ट का भंडार पाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये वेनेजुएला के ऊपर है, और ये एरिया कौन सा है, जो वेस्ट इंडीज का है। तो यहाँ पे वेनेजुएला के थोड़ा ऊपर ये देखेगा त्रिनाद एवं टोबैगो, और सरीनाम जो है उसके भी आसपास देखेगा, तो ये है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की इसकी राजधानी क्या है, त्रिनाद एवं टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन इधर मतलब एरिया है। अब अगला है, यहाँ पे एक इसी में पॉइंट था कि एसफॉल्ट का भंडार पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार तो वेनेजुएला ही में है। तो एसफॉल्ट भी एक पेट्रोलियम का ही उत्पाद होता है। मतलब एसफॉल्ट पूछा जाएगा तो क्या है, लोहा है, कार्बन क्या है, तो ये पेट्रोलियम का ही एक उत्पाद है। अगला एक रिपोर्ट है, जल निगरानी रिपोर्ट। तो 2024 की जल निगरानी रिपोर्ट आई है जी, कोई बड़ी संस्था की रिपोर्ट नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर निकाला है। तो इसमें जो मेन है कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं, कि पृथ्वी पर जल चक्र कैसे होता है। तो ये हम जानते हैं कि जो जल होता है वो क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन उसका होता है, और वो वायुमंडल में पहुंचता है और संघनन के द्वारा दोबारा आ जाता है। ऐसे में ही कुछ पानी पौधों की पत्तियों से भी, पौधे मिट्टी में लेते हैं और वो जल वाष्प पत्तियों से छोड़ देते हैं वायुमंडल में, और उसका भी बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो ये है। उसके बाद जल का संग्रह कहाँ होता है वर्षा के बाद, तो बर्फ की चादर मतलब ग्लेशियर, झील, इन सब में, या फिर जमीन के अंदर अवशोषित हो जाता है, मतलब चला जाएगा, तो ये हो जाता है। प्रमुख निष्कर्ष देखें तो मतलब इस रिपोर्ट में ये बताया गया, मिट्टी में पानी, तो अब चूंकि पानी में विषमताएं पाई जा रही है, तो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में अत्यधिक सूखापन और पश्चिमी अफ्रीका में गीली परिस्थितियां, मतलब वेट टाइप का है। तो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में सूखा पड़ेगा, और पश्चिमी अफ्रीका में थोड़ा वर्षा ज्यादा होने की संभावना है। तो ये क्षेत्रीय
जो है वो असमानताएं बढ़ रही हैं। झील और जलाशय के भंडार, दुनिया भर में झील जलाशय के क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। तो 5 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है सारी झील वगैरह में। इसके बाद है जल चक्र। अब जलवायु परिवर्तन पर नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेंगे तो सब क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन तीव्र हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, अधिक वाष्प होगी उत्सर्जित होगी, मतलब अधिक वाष्प बनेगी तो वो वायुमंडल में जाएगी। अब हवा ज़्यादा गर्म होगी तो नॉर्मल सी बात है, उसका बर्फ जो वर्षा का जल धारण करने की क्षमता भी तो ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी, अधिक जल वाष्प धारण करेगी तो वर्षा कम होगी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ऐसे ही औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस अगर वृद्धि हो जाए, तो इसमें बताया गया कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो न जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो 7% बढ़ जाती है वायुमंडल में। उसके अलावा एक है, अब ऐसी चीज़ें आएंगी तो गंभीर तूफान ये सारी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे मेन पॉइंट है जो मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं वो ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसमें ये कह रहा है तापमान में वृद्धि से बाष्पीकरण का कारण बनती है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तापमान में वृद्धि होती है वो अधिक बाष्पीकरण का कारण बनती है। पर यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, वो है जिससे मिट्टी सूख जाती है और बारिश होती है। तो अधिकांश पानी कठोर जमीन से नदियों और धाराओं में बह जाता है और मिट्टी सूखी रह जाती है। तो ये पॉइंट थोड़ा अलग है जो नोट्स में कम मिलता है कि जब बारिश होती है और मिट्टी सूखी हो और अगर तो बारिश होने पर ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी में ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो मिट्टी कठोर हो चुकी है। इस वजह से वो पानी कहाँ, नदियाँ जलधाराओं में बह जाता है और जो क्षेत्रीय मिट्टी है वो कैसी रह जाएगी, वो सूखी की सूखी रह जाएगी। अब जलवायु परिवर्तन नॉर्मल सा है, जैसे सूखा बढ़ेगा और समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ ज़्यादा पिघलेगी और इससे क्या हो जाएगा, एक ये भी पॉइंट आ सकता है, महासागरीय अम्लीकरण अधिक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जल का स्तर बढ़ेगा, ज़्यादा चीज़ें सड़ेंगी, पत्ते वगैरह, तो अम्ल ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। अगला है, एक विवाद चल रहा है राष्ट्रगान को लेकर विवाद। तो स्टोरी क्या थी कि तमिलनाडु के राज्यपाल एक समारोह में गए थे जहाँ पे सीएम वगैरह वो भी लोग थे तमिलनाडु में। तो उनके आगमन के समय राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, क्योंकि वहाँ पे तमिलनाडु का जो राष्ट्रगान होगा, मतलब राज्य का गान होगा, उसे बजाया गया था। और उसके बाद समापन समारोह में वहाँ परंपरा है कि राष्ट्रगान बजाया जाता है। पर चूंकि जो प्रारंभ में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया तो राज्यपाल वहां से चले गए थे, तो इस वजह से ये विवाद खड़ा हो गया है। अब संवैधानिक स्थिति क्या कहता है, मतलब संविधान क्या कहता है, क्योंकि ये विवाद तो नहीं आएगा पेपर में, पेपर में कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो संविधान सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाने का अधिदेश नहीं देता, मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजना ही चाहिए। ये कानूनी दायित्व की तुलना में, मतलब हाई कोर्ट ने कहा था कि कानूनी दायित्व नहीं है, प्रथा के रूप में है कि बजना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हर एक में बजना ही चाहिए। अब भारत के संविधान में और क्या है कि मौलिक कर्तव्य में हम जानते हैं कि 51 का ए है, जो 51 के ए में ए जो सब क्लॉज ए है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है कि आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करें, तो कर्तव्य है ये। अब चूंकि संविधान में कोई बड़ी स्पेशल बात नहीं करी गई थी, तो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके इस चीज पे थोड़ा अपना गाइडलाइन जारी करी है कि कब बजेगा कब नहीं राष्ट्रगान बजेगा। तो नागरिक या सैन्य समारोह के दौरान राष्ट्रगान का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। तो अगर कोई सैन्य समारोह हो रहा है, नागरिक समारोह हो रहा है, तो उसमें पूरा संस्करण बजाया जाएगा। अब राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, चाहे राज्यपाल हो उपराज्यपाल हो, समारोह के अवसर पर राष्ट्रगान में सलामी दी जाएगी। तो इसी बात पर लेकर विवाद हो गया था, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके संबंधित राज्य केंद्र शासित में समारोह के अवसर पर राष्ट्रगान की सलामी दी जाएगी, मतलब राष्ट्रगान के समय राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। परेड के दौरान भी बजाया जाएगा। और राष्ट्र को संबोधन, जैसे जब राष्ट्रपति ऑल इंडिया रेडियो पे भाषण दें तो उससे ठीक पहले और बाद में भी क्या कराया जाएगा, बजाया जाता है राष्ट्रगान। नियम जारी और भी हैं, तो उनमें क्या है, राज्यपाल के आगमन के समय, जो कि लिखा है आगमन के समय बजाया जाएगा, और प्रस्थान के समय पर भी। तो प्रस्थान के समय और आगमन के समय ये बजाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज पर, जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लगा लाया जाता है तो भी राष्ट्रीय ध्वज जब फहरता है तब भी बजाया जाता है। तो ये वाली चीजें हैं। पर जो मद्रास हाई कोर्ट ने एक विवाद हुआ था ऐसा ही पहले, तो तब हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कोई बजाना एक प्रथा की तरह जा रहे हैं, ना कि संविधान में। तो ये है।
अब इसके बाद और भी एक नियम है, वो क्या है अधिनियम 1971 में एक अधिनियम आया था, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971। मतलब राष्ट्रीय सम्मान मतलब राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय कोई प्रतीक हो, उन राष्ट्रीय सम्मानों का अपमान अगर हो रहा है उन, तो उसके अधिनियम आया था विरोध में 1971 में। इसमें कहा गया था कि कोई भी प्रतीक हो उसका अपमान पर रोका जाएगा, नहीं तो दंड क्या दिया जाएगा, उन्हें 3 वर्ष तक की मतलब 3 वर्ष की तक का कैद या जुर्माना दिया जा सकता। कब? जब जानबूझकर क्या किया जाए, ऐसा नहीं गलती से हो जाए तो नहीं, जानबूझकर राष्ट्रीय गान गाने से इनकार कर दिया जाए, रोका जाए और कोई गड़बड़ी पैदा करी जाए जानबूझ के, तो हो सकता है ये सजा। और आचार संहिता क्या होती है, एक नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है कि ऐसा होना चाहिए। तो जैसे राष्ट्रगान बज रहा हो तो खड़े होना चाहिए, अनुचित गायन नहीं करना चाहिए, समय पर, समय कितना होता है 52 सेकंड, शॉर्ट संस्करण 20 सेकंड में। पर अगर जैसे वीडियो देख रहे हो उसके बीच में कहीं राष्ट्रगान आया तो खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मूवी देख रहे तो, या कि न्यूज़ की कोई रील देख रहे हो उसमें बज जाए, तो ऐसा खड़ा नहीं होना होता है बीच में। तो ये, अब राष्ट्रगान का इतिहास देखें तो मूल रचना जो की गई थी भारत भाग्य विधाता के रूप में जो थी 1905 में तत्वबोधिनी में हुई थी। तो जो पहली बार राष्ट्रगान हुआ था वो तत्वबोधिनी सभा थी। तत्व अब ये कौन सा टाइम था 1905, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी चीजें हुई थी कई सारी। तो स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 में तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसमें पहली बार गीत एक प्रकाशित हुआ था। फिर यही गीत 1911 में 27 दिसंबर को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि कलकत्ता में ही टैगोर थे, कलकत्ता ही गए थे, तो वहीं पे ये गाया गया था, मतलब बंगाल में, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। मूल जो रूप था चूंकि वो बंगाली थे कलकत्ता के, तो बंगला भाषा में ही लिखेंगे वो। फिर क्या हुआ, 24 जनवरी को 1950 को इसका हिंदी संस्करण अपनाया गया था। मेन बात है, राष्ट्रगान का केवल हिंदी संस्करण अपनाया गया था 24 जनवरी को। पूर्ण संस्करण जो है, पूर्ण संस्करण वो 5 श्लोकों में है, मतलब 5 गीत, मतलब पूरा गीत है वो 5 लाइन, 5 श्लोक हैं उसके। अब जो अंग्रेजी संस्करण था उसका, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत है ना भारत भाग्य विधाता की का एक अंग्रेजी खुद ही उन्होंने लिखा था। अंग्रेजी में भी उन्होंने भारत भाग्य विधाता के नाम से तो हिंदी में कर दिया था, फिर उसका अंग्रेजी भी किया था, जिसे 1919 में आंध्र प्रदेश के मदन पल्ले ने एक उस पर एक आईटी मतलब एक शीर्षक लिखा और ये बताया, कहा कि ये द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो मदन पल्ले के शीर्षक के बाद ये क्या बना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बना। और जो इसकी धुन है, जैसे हम जो म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, धुन है वो एक राग होता है, जो राग चलते थे ना पहले तानसेन और ऐसे राग उनके लोगों के, तो गीत की धुन एक राग है, अलहिया बिलावल राग। तो ये अलहिया बिलावल राग सुबह गाया जाता है, थोड़ा वीरता का होता है। तो अलहिया बिलावल जो राग है, उस राग से इसकी धुन ली गई है। अगला न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, डांट फटकार लगाई है राज्य और केंद्र दोनों सरकार की, कि वो सूचना आयुक्त जो होते हैं अपने सूचना के अधिकार के तहत उन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है। और कई राज्यों में तो ऐसी घटना, मतलब ऐसी चीजें भी न्यूज में है कि 2020 से इतना निष्क्रिय क्यों है, याचिकाएं तक नहीं ले रही हैं सूचना आयुक्त, क्योंकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो अब पहले देखते हैं सूचना आयोग के बारे में। 2005 में ये आया था सूचना आयोग भारत में। कब आया था? सन 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। अब संविधान में तो है नहीं, है तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्या है, वैधानिक निकाय, मतलब विधि के द्वारा आया था। क्योंकि ये क्या, एक मतलब विधि लेके आई थी सरकार, तो विधि के द्वारा, इस वजह से वैधानिक निकाय। इसमें होता क्या है, एक मुख्य आयुक्त होता है और अधिकतम 10 रहेंगे, एक मुख्य के साथ अधिकतम 10 रहेंगे। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करेगा। सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता का भी सम्मान होता है। तो राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री की समिति बनेगी, वो सिफारिश देगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगी इनकी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि होगी। तो पहले क्या था, पहले टाइम निश्चित था, अब क्या कर दिया, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी अवधि, और पर 65 से ज्यादा नहीं होगी। 65 तो होगी होगी अधिकतम, पर केंद्र सरकार उससे पहले निश्चित करेगी। फिर केंद्र सरकार ने 2019 में, पहले 5 वर्ष हुआ करती थी 1900 पहले, पर जब संविधान में मतलब इसमें संशोधन किया था एक्ट में, तो इसे घटा के अब 3 साल कर दिया गया। हालांकि उनकी इच्छा पे निर्भर है,
केंद्र सरकार कभी भी वापस ले सकती है। पर अभी जो उन्होंने डिसाइड कर रखी है वो कितनी कर दी है, पहले 5 हुआ करती थी, अब 3 है। सूचना आयुक्त क्या करेगा, वही सूचना प्राप्त करेगा, जांच करेगा, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, कोई मामला है तो खुद से सूचना खोज सकता है। सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, मतलब अगर कुछ आता है कोई मामला ऐसा तो समन जारी कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है। किसी ऐसे दूसरे विभाग ने दस्तावेज देने से मना कर दिया तो वो कोर्ट की तरह कह कह के मंगा सकता है। कार्यकाल में कमी, जो अभी हमने देखा था 2019 में सूचना के अधिकार संशोधन अधिनियम आया था, उसमें कार्यकाल को कम कर दिया गया था और ये कह दिया गया था सरकार डिसाइड करेगी, पर अब कितना सरकार ने कर रखा है, 3 साल। 65 वो अपरिवर्तित नहीं है। अब कार्यकाल जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और सूचना आयुक्त वो पुनः कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे, पर क्या होगा, एक जो सूचना आयुक्त है वो उस पद पे दोबारा नहीं आ सकता, पर वो मुख्य सूचना आयुक्त तो बन सकता है ना प्रमोशन हो के ऊपर। तो पुनः पात्र नहीं होंगे, पर एक सूचना आयुक्त को कार्यकाल के दौरान ही, दौरान कह रहा है बाद में, कार्यकाल के दौरान ही मुख्य बनाया जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त। तो वेतन भत्ते जो हैं वो चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते के बराबर था, पर अब जो नए अधिनियम में 2.5 लाख कर दिया गया और उसी स्तर पर थोड़ा 2,25,000 ऐसे कर दिए गए। अगला है आयोग के बारे में, तो 2005 में बना था, वही देगा, वैधानिक है और इसमें 10 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और एक मुख्य हो सकता है। योग्यताएं क्या होंगी, कोई भी व्यक्ति जो कानून, विज्ञान, समाज सेवा सबसे जुड़ा हो वो बन सकता है, पर कोई राजनीति से नहीं जुड़ा होना चाहिए, विधानसभा, विधान परिषद, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण ना करे, राजनीति से संबंधित ना हो। कब हटाया जा सकता है, दिवालिया हो, नैतिक आधार का दोषी पाया जाएगा, कर्तव्य के दौरान रोजगार मतलब कहीं और रुपए कमा रहा हो, मानसिक वो मानसिक रूप से दक्ष ना हो। हटाया कैसे जाएगा, अब राष्ट्रपति को दुर्व्यवहार कदाचार में हटा सकता है राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति खुद से तो हटाएगा नहीं, तो राष्ट्रपति रिपोर्ट भेजेगा सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, जांच में अगर पुष्ट करती है तब राष्ट्रपति कहेगा सिग्नेचर करके, मतलब जो राष्ट्रपति जी होंगे वो सिग्नेचर करके उन्हें हटा देंगे। तो ये आज का न्यूज़ था।